नमस्कार, आप हैं IDN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। डेंगू से लड़ने में नाकाम दिल्ली सरकार, अस्पतालों पर हुए IDN7 के रियलिटी चेक के बाद दिल्ली सरकार होश में आई। दिल्ली सरकार ने डेंगू को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी MLA को अपने अपने इलाके के अस्पतालों में जाकर हालात का जायजा लेने को कहा। डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बेड की संख्या 3 गुना करने का दावा भी किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 3-4 दिन में 1000 नए बेड खरीदे जाने का आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेंगू के मरीजों की पहचान के लिए घर घर जाकर जांच की जाएगी और लोगों के लिए अलग से फीवर क्लिनिक भी बनाई जाएगी। नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने दावा किया है कि MCD अपना काम सही ढंग से कर रही है। उल्टे केजरीवाल ने डेंगू से निपटने के लिए पहले उनका साथ कोई भी बातचीत नहीं की है। डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों ने राजधानी को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान एडीज मच्छरों के डंक से 612 लोगों को डेंगू का बुखार आ चुका है। दिल्ली में इस साल डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 2000 तक पहुंचने की आशंका है, जबकि अब तक दिल्ली में जानलेवा एडीज मच्छरों ने 5 लोगों की जान ले ली है। मध्य प्रदेश के दतिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से अब तक एक युवक की मौत और 4 से ज्यादा लोगों के ग्रस्त होने की खबर है। इलाहाबाद में भी डेंगू कहर बनकर लोगों पर टूटा है। डेंगू के मरीजों में यहां पर लगातार इजाफा हो रहा है। इलाहाबाद का सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरा पड़ा है। झारखंड में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। वहीं यहां पे बड़ी संख्या में डेंगू का शिकार होकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के सुविधा के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। काफी मान मनौवल के बाद आखिरकार सोमवार को एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हुआ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा रामविलास पासवान यानी कि LJP को 40 सीटें, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 23 सीटें और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 20 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा बीजेपी अपने हिस्से की कुछ सीटों पर मांझी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएगी। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी के हिस्से वाली सीटों में ये 5 सीटों पर मांझी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जीतनराम मांझी से सीट बंटवारे पर मान मनौवल का दौर जारी रहा। दरअसल मांझी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें चाहते थे और पासवान की तरह ही सम्मान भी चाह रहे थे। सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसले होने के बाद अब एनडीए जल्द ही इन चुनाव के लिए अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगा। अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि एनडीए में अचानक बढ़ी मांझी की अहमियत से पासवान नाराज हैं। पासवान को लग रहा है कि बतौर दलित नेता अब मांझी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। पासवान परिवार के सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक सीट बंटवारे के ऐलान से उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा चौंकाने वाली ये खबर मिली है। जीतनराम मांझी को इतनी सीटें मिलकर वो नाराज हैं। इस बीच पासवान की नाराजगी को देखकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात का देर रात तक दौर जारी रहा। सीपी ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, अनंत कुमार समेत कई बीजेपी के नेता शाह के घर पर देर रात तक मौजूद रहे। LJP नेता चिराग पासवान भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। विरोधी पासवान और मांझी के बीच चल रहे इस शीत युद्ध का मजा ले रहे हैं। जेडीयू नेता तो अब भी मांझी को कम सीटें मिलने की बात कर यहां पर चुटकी ले रहे हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे का फैसला होने के बाद अब बीजेपी प्रत्याशियों को फाइनल करने में जुट गई है। इस सिलसिले में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। इस बैठक में पार्टी के हाईकमान पहले 2 चरणों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। बैठक में प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला भी हो सकता है। बिहार में बीजेपी एक बार फिर से अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां आयोजित करने में जुटी है। बिहार में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी 12 रैलियां करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भी पीएम मोदी गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और आरा में रैलियां कर चुके हैं। पीएम मोदी की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ से पार्टी में खासी उत्साहजनक खबरें हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया है। लालू ने बीजेपी और आरएसएस पर पिछड़ी जाति को ठगने और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। लालू यादव ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी से पूछा है कि कोई भी महिला अब तक संघ की अध्यक्ष क्यों नहीं बनी है, लेकिन बीजेपी ने आरोपों को लालू यादव की अज्ञानता बता रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अब 19 सितंबर को बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने बिहार के मिशन के लिए महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण को चुना है। समता और समरसता नाम की इस रैली में नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के आला नेताओं की मौजूदगी रहेगी। हालांकि इस रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी 19 सितंबर की सुबह पटना पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ही वो पश्चिम चंपारण के लिए रवाना होंगे। पश्चिम चंपारण के शुगर मिल के कैंपस में चुनावी सभा होगी। बिहार में महागठबंधन ने नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने
बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हवाबाज पीएम नहीं, कामकाजी सीएम चाहिए। महागठबंधन ने बीजेपी और अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। महागठबंधन का आरोप है कि बीजेपी रेलवे का दुरुपयोग कर रही है। यूपी के मंत्री आजम खान ने एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को बीजेपी का मददगार बताया। आजम ने कहा कि बिहार के चुनाव में ओवैसी को कुछ नहीं हासिल होगा। आजम ने कहा कि बिहार में ओवैसी के आने से सिर्फ बीजेपी को मदद मिल रही है। बता दें कि ओवैसी ने बिहार चुनावों में सीमांचल के इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय सीट वाराणसी जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 18 सितंबर की दोपहर में वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पीएम को वाराणसी में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना है। इसके बाद पीएम मोदी डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में विशिष्ट लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वाराणसी रिंग रोड और वाराणसी के बाबतपुर सड़क निर्माण की आधारशिला रखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा उत्पादक कंपनियों और एनटीपीसी और एनएचपीसी के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक कंपनियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की पुरजोर मांग उठाते हुए यहाँ पे भारत की आवाज को ताकत मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुधारों के लिए लिखित मसौदे पर आधारित सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। महासभा में इस बाबत रखे गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा कर रहे भारत और G4 मुल्कों के दावे को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने एयरपोर्ट पर उन्हें मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट को बंद करने के लिए फेसबुक के जरिए सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने वाड्रा को जवाब देते हुए कहा कि अगर वाड्रा सुरक्षा जांच में छूट नहीं चाहते हैं तो वो पत्र लिखकर सूचित करें। 3 दिन में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। एक बार फिर से मुंबई यहाँ पर आतंकियों के निशाने पर है। एक बार फिर से आतंकियों ने गणपति बप्पा के महोत्सव को निशाना बनाने की कोशिश की है और इस साजिश का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, लेकिन पुलिस ने हमलों को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 17 सितंबर यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद ही गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। विघ्नहर्ता के 11 दिनों तक चलने वाले त्योहार के दौरान कोई विघ्न ना हो, उसके लिए मुंबई पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए हैं। त्योहार के दौरान करीब 35,000 पुलिस वाले हर चेहरे और हर हरकत पर नजर रखेंगे। साथ ही ड्रोन के जरिए भी यहां पे संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी। आतंकी हमले को देखते हुए पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के अलावा आरपीएफ, सीआरपीएफ, फोर्स 1 होमगार्ड्स को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आतंकी हमले के मद्देनजर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच को अलर्ट कर दिया गया है। विसर्जन के वक्त अलग अलग एनजीओ के 10,000 स्वयंसेवक भी पुलिस की मदद करेंगे। विसर्जन के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की काफी घटनाएं होती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही एंटी ईव टीजिंग दस्ता भी तैयार किया गया है। गणेशोत्सव के दौरान अफवाहों को रोकने के लिए भी पुलिस ने खासा इंतजाम किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कमेंट्स और ट्रेंड्स पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। 17 तारीख से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार इन मूर्तियों के दामों में 10 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। गणेशोत्सव को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस भी चुस्त दिखाई दे रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने यहां पे जानकारी देते हुए कहा है कि पहले दिन गणपति की स्थापना और विसर्जन के लिए रूट्स तय कर दिए गए हैं। मुंबई लोकल ब्लास्ट में दोषी करार दिए गए 12 लोगों की मकोका की स्पेशल कोर्ट में आज सजा हो सकती है। सरकारी पक्ष की मांग है कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। शुक्रवार को 11 जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के चलते 9 साल बाद मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाया और गिरफ्तार हुए 13 आरोपियों में से 12 लोगों को दोषी करार दिया। मुंबई में मीट बैन के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को तगड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने बीएमसी के लगाए 17 सितंबर के मीट बैन के फैसले को रद्द कर दिया। IVN 7 से खास इंटरव्यू में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा में कुरान और बाइबल नहीं बल्कि भारत की आत्मा में रामायण और महाभारत बसते हैं। महेश शर्मा के इस विवादित बयान का मुस्लिम संगठनों ने यहां पे कड़ा विरोध किया। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि देश में पढ़ाई के लिए सेक्युलर माहौल होना चाहिए। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ता देख महेश शर्मा ने सफाई दी। महेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि कुरान या बाइबल में कोई अच्छी बात नहीं है। शिवसेना ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। शिवसेना ने अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि सावरकर हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, इसलिए पहले की सरकारों ने उनकी अनदेखी की। कांग्रेस ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है
तो ये सभी भारत रत्न पाने वालों के लिए अपमान जैसा होगा। वहीं जेडीयू ने इसे भारत सरकार का मसला बताते हुए भगत सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने भारती की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी की तैयारियों में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक भारती को हर हाल में जांच में शामिल होना पड़ेगा। सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश और दहेज उत्पीड़न समेत कई केस दर्ज कराए हैं। इस मामले में सोमनाथ भारती ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। दिल्ली पुलिस पहले ही उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ और जांच में शामिल होने के लिए कह चुकी है। ऐसे में भारती को पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा, वरना वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में शिक्षा मित्रों का गुस्सा उबल पड़ा है। शिक्षा मित्रों ने 2 दिनों के कार्य का बहिष्कार किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्र सड़कों पर उतर आए। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में जुटे सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। सड़कों पर उतरे शिक्षा मित्रों ने सरकार से दोबारा सहायक अध्यापक नहीं बनाए जाने की दशा में अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। मुजफ्फरनगर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जानलेवा लापरवाही देखने को मिली है। वहां 8वीं पास का किशोर सरकारी डॉक्टर बनकर मरीजों को दवा ही नहीं बल्कि इंजेक्शन भी दे रहा है। कुमार चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में 8वीं पास कुमार पिछले 13 दिनों से मरीजों का इलाज कर रहा है। डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर कुमार टीबी और मलेरिया जैसे घातक बीमारियों के मरीजों का भी इलाज कर रहा है। रविवार को IBN 7 पर प्राइम टाइम शो में जो हुआ उसने सबको सम कर दिया। दो तथाकथित धर्मगुरुओं ने ऑन एयर जो कुछ किया उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। IBN 7 पूरे मामले की पुरजोर तरीके से निंदा करता है, लेकिन अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। साध्वी दीपा शर्मा ने ओम जी महाराज के खिलाफ नोएडा सेक्टर 20 थाने में FIR दर्ज कर दी है। इस मामले को लेकर अब दीपा शर्मा महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाएंगी। इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष अड़ गए हैं। ओम जी महाराज ने भी नोएडा के सेक्टर 20 थाने में मामला दीपा शर्मा के खिलाफ दर्ज कराया। ओम जी ने आरोप लगाया है कि दीपा शर्मा ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। ये तस्वीर है राजस्थान के भरतपुर की, जहां राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के दल ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर बंद फाटक के नीचे से रेलवे ट्रैक को पार कर डाला। हालांकि जब मंत्री वासुदेव देवनानी बंद फाटक को पार कर रहे थे तो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए मीडिया में तस्वीरें छप जाएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। हार्दिक ने सरकार के आगे 5 मांगे रखी। मांगों पर सरकार ने 10 दिन की मोहलत मांगी। बैठक के बाद हार्दिक ने मीडिया में आकर आगे की रणनीति की जानकारी दी। हार्दिक ने कहा कि वो 19 तारीख को दांडी से एकता की यात्रा निकालने जा रहे हैं। भारत में 1965 के युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। पाकिस्तान पर फतह की निशानियों और भारतीय वीरों की बहादुरी की तस्वीर खींचती एक खास प्रदर्शनी शौर्यांजलि का राजपथ पर उद्घाटन होगा। ये प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी। मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म में संगीत देने पर फतवा झेल रहे म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। रहमान के मुताबिक उनको धर्म की बारीकियों की जानकारी नहीं है। रहमान का कहना है कि पैगंबर पर बनी फिल्म में उन्होंने सिर्फ संगीत दिया है। 3 दिन पहले ऑस्कर विजेता AR रहमान और ईरानी डायरेक्टर माजिद मजीदी के खिलाफ मुंबई के एक सुन्नी ग्रुप ने फतवा जारी किया था। इस ग्रुप ने मजीदी की फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। आसाराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आसाराम के भक्तों को कचहरी में तमाशा नहीं करने का निर्देश दिया। कोलकाता में एक सड़क पर 2 बाइक सवारों को अपनी जान बचाना तब मुश्किल हो गया जब हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर उसी सड़क पर गुजरा। गनीमत ये रही कि दोनों बाइक सवार अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन अचानक सड़क पर उमड़े हाथियों के झुंड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मध्य प्रदेश में सेंट्रल एक्साइज विभाग ने 600 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने लाया है। सेंट्रल एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर श्रवण कुमार बंसल ने अपने ही विभाग के खिलाफ CBI को शिकायत सौंपी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी 500 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया। घोटाले की मास्टरमाइंड पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग की सहायक संचालक मिस JS विल्सन बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1200 फौजियों ने ट्रेन में मिलने वाले खाने को बासी बताकर फेंक दिया है। मामला सामने आने के बाद स्टेशन पर हंगामा भी शुरू हुआ। बलिया में लोगों ने एक मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ करीब 1 महीने से लोगों के लिए दहशत बना हुआ था।
पटना में छेड़खानी का विरोध करने पर पुलिस के सामने ही दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल अपने एक परिचित के साथ एक युवती एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। कल जयपुर पहुंची राखी सावंत ने अस्पताल में जाकर सीकर में दुष्कर्म की पीड़ित से मुलाकात की। राखी ने पीड़ित के परिजनों से मिलकर ढांढस बढ़ाया और साथ ही बच्ची के जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना की। जैसलमेर पहुंचने में यहां पे कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने देश के संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू होने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर योग के लिए पाकिस्तान से बुलावा आता है तो वो अवश्य जाएंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के बाद से अब तक उसके आधा दर्जन से ज्यादा शिकार दूल्हे सामने आ चुके हैं। पुलिस हर पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर मामला दर्ज करती जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत महिला ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने महिला सिपाहियों की मदद से इस महिला को पकड़ा और थाने ले गई और इसके खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ दायर क्रिमिनल याचिका पर रोक लगा दी है। धोनी की तस्वीर एक मैगजीन में भगवान विष्णु के अवतार में छपी थी, जिसको लेकर मैगजीन और धोनी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। भारत के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने महाराष्ट्र में फैली सूखे की समस्या को लेकर सरकार को 5 लाख की मदद दी। मुंबई में रहाणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 5 लाख रुपए का चेक दिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बिग बी ने मुंबई के ट्रैफिक पुलिस वालों को हेलमेट बांटे और बोले कि शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आमिर ने अपनी आने वाली फिल्म दंगल के लिए 25 किलो वजन बढ़ाया है। आमिर फिल्म में पहलवान महावीर फोगाट का रोल कर रहे हैं। दम लगा के आयशा की सफलता के बाद आयुष्मान खुराना और भूमि एक बार फिर से एक फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम है भूले से ना नाम लो प्यार का। अमेरिकी राज्य नेवादा के लॉस वेगास शहर में हर साल 10 सितंबर को अनुपम खेर दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अभिनेत्री यामी अपनी अगली फिल्म जूनियत में एक डांस नंबर करती नजर आएंगी। जब यामी ने फिल्म विकी डोनर से बॉलीवुड में एंट्री की तो लगातार कई फिल्में उन्होंने ऐसी की जिसमें उनको ऐसा कोई भी मौका नहीं मिला था।